हेलो टू एवरीवन। गेट फिजिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे और उनसे बेस्ड क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस भी आज हम देखेंगे इसी में ही। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वैसे तो ह्यूज है, पर यहाँ पर मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का नाम लिख रहा हूँ, जिसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चंस देखने को जरूर से जरूर मिलेंगे। देखिए, फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में वो है पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर। सेकंड है, इसके बाद में इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इंटेंसिटी। इसी में ही रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर। इसके अलावा है पावर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इनके बीच में रिलेशंस। ठीक है, जैसे इंटेंसिटी और पावर के बीच में रिलेशन, इंटेंसिटी और प्रेशर के बीच में रिलेशन, इस तरीके से। थर्ड जो है वो है मैक्सवेल इक्वेशंस। मैक्सवेल इक्वेशंस या हम कह सकते हैं, देखिए सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है, इनके बीच में जो है जो भी रिलेशंस आते हैं वो सब चीजें। फोर्थ यहां से इंपॉर्टेंट है बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस यहां पर इंपॉर्टेंट है। और लास्ट फिफ्थ जो है वो है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, ये मैं यहां पर 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां मानता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर। ठीक है, ईएमटी में ये 5 इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट्स यहां पर आते हैं, जिनमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉइंटिंग वेक्टर से। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट पॉइंट और सेकंड, ठीक है, ये दोनों जो टॉपिक्स हैं, यानी कि पॉइंटिंग वेक्टर हो गया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, रेडिएशन प्रेशर है, और इसके अलावा पावर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये सभी एक ही टॉपिक में कवर हो जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। सो पॉइंटिंग वेक्टर दैट मींस रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो मोमेंटम भी कैरी करती हैं और एनर्जी को भी कैरी करती हैं। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है, दैट वाज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है एस वेक्टर दिस इज इक्वल टू ई क्रॉस बाय एच। ठीक है, आप सिंपली इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ई क्रॉस बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये पॉइंटिंग वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस है। ठीक है, यहां पर ये फॉर्मूला आ जाता है। इससे बेस्ड देखिए क्वेश्चन आया था, मैं पहले क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेता हूं। उस क्वेश्चन में क्या गिवन था कि हमारे पास में एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, और यहां पर इसमें करंट जो है आई फ्लो करने लग रहा है, करंट जो है वो आई फ्लो करने लग रहा है मान लीजिए, और इसकी जो लेंथ है वो हमें गिवन है स्मॉल एल, लेंथ हमें गिवन है स्मॉल एल। रेडियस जो है इसकी, क्योंकि सिलिंड्रिकल सिमेट्री होगी इसकी, तो यहां पर इसकी जो रेडियस हमें गिवन है वो है इस केस में मान लीजिए वो है आर। ठीक है, या ए गिवन था, सॉरी ए गिवन था, और स्मॉल आर जो है ये गिवन था व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर पर यूनिट लेंथ। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर पर यूनिट लेंथ, और हमें फाइंड आउट करना है। और एक चीज और, मान लीजिए कि पोटेंशियल अक्रॉस द 2 एंड्स ऑफ दिस वायर इज सपोज कैपिटल V, तो हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर ऑन द सरफेस ऑफ दिस वायर। ठीक है, विच इज ए लॉन्ग वायर, ये भी गिवन था लॉन्ग वायर। ठीक है, ए लॉन्ग वायर, in case of long wire you have to find out the pointing vector and the direction of that pointing vector। डायरेक्शन भी हमें फाइंड आउट करना था। अब क्योंकि सिलिंड्रिकल सिमेट्री है तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए तो आपको यहां पर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जाना पड़ेगा, विच इज आर, फाई और जेड। ये आ जाएगा आपके केस में। ठीक है, सो यहां पर सबसे पहले तो पॉइंटिंग वेक्टर फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा व्हाट इज द potential difference across the 2 ends of the wire and the length of this wire. So V divided by L, and by Ohm's law V is equal to IR divided by L, और यहां से आ जाएगा R divided by L, this is resistance per unit length, तो IR आ जाएगा यहां से। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, देखिए लॉन्ग वायर है, तो लॉन्ग वायर के केस में आप याद रखिएगा इसकी वैल्यू आती है म्यू नोड I डिवाइडेड बाय 2 पाई R। इस केस में रेडियस A है तो A आ जाएगा। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट मींस जेड डायरेक्शन में इस केस में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं जेड कैप। ठीक है, सिंपली यहां पर क्या लिख सकते हैं जेड कैप। और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी डायरेक्शन क्या होगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई ए,
और इसकी जो डायरेक्शन होगी इसके लिए आपको मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल यूज करना होगा, क्योंकि करंट अपवर्ड जाने लग रहा है। तो इस केस में अगर आप कर्ल करेंगे फिंगर्स को तो दैट रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये है आपका केस में फाई, ठीक है, क्योंकि वेरी करने लग रहा है ना 0 से लेकर के 2 पाई तक, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी फाई कैप, ठीक है। यहां पर इसके एसोसिएटेड यूनिट वेक्टर्स को मैंने माना है आर कैप, फाई कैप और जेड कैप, आर कैप, फाई कैप और जेड कैप। अब आपने फाइंड आउट करना है व्हाट इज द पॉइंटिंग वेक्टर। अब आप देख सकते हैं यहां से कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो है यहां पर परपेंडिकुलर है, इसलिए E क्रॉस B यहां पर हो जाएगा ई बी साइन 90 डिग्री, तो यहां पर आ जाएगा ई बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, ठीक है, ठीक है। ये तो हमने फाइंड आउट किया मैग्नीट्यूड इसका, ठीक है, डायरेक्शन भी बता देंगे इसका। देखिए ई बी ये कितना आ जाएगा यहां से, ये आ जाएगा आई आर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय म्यू नॉट मल्टीप्लाई विद दिस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई ए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो आई एम गेटिंग आई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय 2 पाई ए, ठीक है। सो मुझे याद है ये चारों ही ऑप्शंस में गिवन था, ठीक है, आई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय 2 पाई ए। पर यहां पर इंपॉर्टेंट क्या था, डायरेक्शन था। तो डायरेक्शन आप फाइंड आउट कर लीजिए, ई क्रॉस बी है डायरेक्शन पॉइंटिंग वेक्टर की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है देखिए अलोंग द जेड डायरेक्शन, तो यहां जाएगा जेड कैप मल्टीप्लाई विद द फाई कैप, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए आर फाई जेड, ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में इस तरीके से चलेगा। तो यहां पर z क्रॉस फाई है तो ये एंटी साइक्लिक हो गया, तो यहां पर माइनस साइन आ जाएगा और आर कैप, माइनस आर कैप का मतलब ये हो गया कि इनसाइड दिस वायर और ऑन द सरफेस ऑफ दिस वायर पॉइंटिंग वेक्टर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द वायर, ठीक है, टुवर्ड्स द ओरिजिन कह सकते हैं आप, ठीक है, यानी कि इनसाइड, इनसाइड है, इनवर्ड है, ऐसा भी कह सकते हैं, इनसाइड या फिर इनवर्ड। तो पॉइंटिंग वेक्टर कहां पर है, इनसाइड है, इनवर्ड है, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ दिस वायर और इनसाइड दिस वायर। अगर आप आउटसाइड निकालेंगे देन इन दैट केस यहां पर पॉइंटिंग वेक्टर हो जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। चलिए अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंटेंसिटी, रेडिएशन प्रेशर और पावर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहले हम देखते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या है, अगर मैं पॉइंटिंग वेक्टर की टर्म्स में बताऊं तो इंटेंसिटी होता है एवरेज ऑफ द पॉइंटिंग वेक्टर, यानी कि टाइम एवरेज ऑफ द पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर का जो फॉर्मूला था वो था हमारे केस में E क्रॉस H और यू से दैट E क्रॉस B डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। अगर मैं यहां पर यूज करूं E इज इक्वल टू बी सी, ठीक है, जो कि रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, और C की वैल्यू अगर मैं रख दूं यहां पर 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट म्यू नॉट अपसन नॉट, तो यहां पर आप सोल्व अगर करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है हाफ C अपसन नॉट स्क्वायर E नॉट स्क्वायर, फिर E नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि सिंपली देखिए यहां पर आप जो है वैल्यू पुट कर दीजिए और आपके केस में इंटेंसिटी आ जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो क्वेश्चन में। कई बार क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, अगर आप लॉन्ग मेथड इसमें अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि पॉइंटिंग वेक्टर लिखिए और यहां पर E क्रॉस H कीजिए, ठीक है, और यहां पर इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, तब आपके केस में पॉइंटिंग वेक्टर जो आएगा यही इंटेंसिटी होगा, ठीक है। पर ये लॉन्ग मेथड है क्योंकि इसके लिए आपको फाइंड आउट करना होगा मैग्नेटिक फील्ड कोरिस्पोंड टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और उसको फाइंड आउट करने के लिए मुझे मैक्सवेल इक्वेशंस में जाना होगा। दैट मींस डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड्स हैं तो उस केस में ये फॉर्मूला होता है, अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है यानी कि करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इन दैट केस डेल क्रॉस E इज इक्वल टू 0 हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव हो जाता है। ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आता है डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। आप ये सब वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, तब आपके केस में इंटेंसिटी निकलेगा। पर ये डायरेक्ट फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन टू यू, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, अपसाइल नॉट ये परमिटिविटी है इन द फ्री स्पेस, और यहां पर C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है इन द एयर। पर यहां पर ये क्वेश्चन आ जाता है, अगर मान लीजिए यहां पर एयर नहीं है, मीडियम है कोई, ठीक है, मीडियम है, तो फिर उस केस में फॉर्मूला किस तरीके से चेंज होगा, उस केस में इंटेंसिटी हो जाएगा इंटेंसिटी। एक चीज और, इंटेंसिटी जो है उसका फॉर्मूला अगर देखें पावर की टर्म्स में तो होता है पावर पर यूनिट एरिया। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि एक लाइट सोर्स है, जैसे बल्ब है, ठीक है, या फिर हमारे केस में सन है, तो सन या बल्ब कहें हम स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल वेव फ्रंट हमें प्रोड्यूस होता है उससे, ठीक है। हालांकि सन जो है वो बहुत दूर है इसलिए प्लेन वेव फ्रंट होगा उस केस में, लेकिन हम क्या करेंगे पावर निकालने के लिए, पावर क्या होता है, पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम,
ठीक है। तो मान लीजिए हमें एनर्जी दे रखा है कि इतना एनर्जी वो रेडिएट कर रहा है इतने टाइम के अंदर, और हमसे इंटेंसिटी पूछा है, अच्छा रेडियस भी हमें गिवन है मान लीजिए उस लाइट सोर्स की, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि स्फेरिकल है तो आ जाएगा P डिवाइडेड बाय 4πr², और इसी दैट एनर्जी पर यूनिट टाइम, और यहाँ पर आ जाएगा 4πr²। आप ये वाला फॉर्मूला अडॉप्ट कर सकते हैं। ये रिलेशन होता है इंटेंसिटी और पावर के बीच में, इंटेंसिटी और पावर के बीच में ये रिलेशन होता है, ठीक है। अब यहां पर वापस आते हैं, मैंने कहा था मीडियम के अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मूला किस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा, देखिए हाफ जो फैक्टर आया ना, यहां पर पॉइंटिंग वेक्टर में इसमें आता है कोस ऑफ कुछ भी ले लीजिए, kz माइनस ओमेगा टी ले लीजिए या फिर ओमेगा टी ले लीजिए, इस केस में भी आता है कोस ऑफ दिस, और जो आप दोनों का यहां पर स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और उसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज ऑफ कोस स्क्वायर थीटा होता है हाफ, वहां से आया है ये हाफ। तो यहां पर आ जाएगा हाफ विच इज सेम हियर, c विच इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, जिसकी वैल्यू क्या होती है, c इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां पर हो जाएगा इस केस में कुछ वेलोसिटी v, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन केस ऑफ द मीडियम, एप्सिलॉन नॉट की जगह हो जाएगा एप्सिलॉन और इसका स्क्वायर, और ई नॉट स्क्वायर ये तो सेम रहेगा, ठीक है। अब यहां पर v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, और यहां हो जाएगा म्यू, ठीक है। म्यू की वैल्यू जो होती है वो होती है म्यू नॉट म्यू आर, ठीक है, ये रिलेटिव परमिबिलिटी है, और एप्सिलॉन की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, ठीक है, ये रिलेटिव परमिटिविटी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उस केस में सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स अगर मीडियम गिवन हुआ तो, ठीक है। ये पावर के बीच में रिलेशन पता है, इंटेंसिटी का। अब बात करते हैं नेक्स्ट रेडिएशन प्रेशर की। देखिए रेडिएशन प्रेशर क्या चीज है, मैंने कहा भी कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट करती है, एंड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी बोथ मोमेंटम एज वेल एज एनर्जी। अगर आप किसी कंडक्टर पर लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो उस केस में जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है, कौन, लाइट वेव्स किस पर, कंडक्टर पर, दैट वाज कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर। इसी तरीके से मान लीजिए कोई मिरर है, ठीक है, तो वहां से अगर हम लाइट उसको करेंगे वहां पर इंसिडेंट, तो क्या हो जाता है, वहां से रिफ्लेक्शन हो जाता है, तो वहां पर रिफ्लेक्शन होगा, तो उस केस में भी क्या हुआ, प्रेशर एक्सर्ट किया, ठीक है, लाइट वेव ने मिरर के ऊपर, दैट वाज आल्सो कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर, ठीक है। अब रेडिएशन प्रेशर जो है और इंटेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, सो ये डिपेंड करता है कि एब्जॉर्बर लेने लग रहे हैं आप, यानी कि अगर परफेक्टली कोई भी जो है मेटल ले लीजिए, कोई भी आप सब्सटेंस ले लीजिए, वो एब्जॉर्ब करने लग रहा है लाइट को, इन दैट केस प्रेशर और इंटेंसिटी के बीच में जो रिलेशन होगा वो है P इज इक्वल टू I/C, ठीक है, और मल्टीप्लाई विद द कोस थीटा। रिमेंबर यहां पर जो लाइट हमने इंसिडेंट किया है वो नॉर्मली नहीं किया है इंसिडेंट ऑन द एब्जॉर्बर, यहां पर हमने किसी एंगल थीटा पर जो है स्ट्राइक करवाया है। यहां पर थीटा क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट वेव, ठीक है, एंड द नॉर्मल, ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज को। और ये जो आप देख रहे हैं I cos थीटा, इसको कई बार बोल देते हैं एनर्जी डेंसिटी, कई बार क्या बोल देते हैं इसको, एनर्जी डेंसिटी। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं U/C, ठीक है। इन केस ऑफ एब्जॉर्बर, अगर रिफ्लेक्टर है, ठीक है, लाइट अगर रिफ्लेक्ट करने लग रही है, इन दैट केस प्रेशर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है, उस केस में ये आ जाता है। और अगर नॉर्मल इंसिडेंट करने लग रही है लाइट वेव, इन दैट केस थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, तो यहां पर cos 0 1 हो जाएगा। आप सिंपली यहां पर लिख सकते हैं I/C और 2I/C। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड द रेडिएशन प्रेशर। इस पर से क्वेश्चन आया हुआ है, चलिए उसको देख लेते हैं एक बार। गेट में क्या क्वेश्चन था, उसमें ये क्वेश्चन गिवन था कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, लाइट वेव नॉर्मली हम इंसिडेंट करवाते हैं, और क्या होता है उस केस में 20% लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है कंडक्टर, क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाकी जो लाइट बची है उसको क्या कर लेता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है द रेडिएशन प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ दिस कंडक्टर। क्या फाइंड आउट करना है, रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर, और ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, लाइट वेव जो आने लग रही है इसकी इंटेंसिटी भी गिवन थी आपको, I0 गिवन थी, तो I0/C इसकी टर्म्स में हमें फाइंड आउट करना था। मान लीजिए यहां पर x है, तो इस x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी थी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। दिस इज ए न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। कैसे करेंगे इसको, देखिए 20% लाइट एब्जॉर्ब किया, तो 80% लाइट क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ। इस केस में रेडिएशन प्रेशर जो हो जाएगा नेट, वो हो जाएगा P1 प्लस में P2, ठीक है, एब्जॉर्ब करने का और रिफ्लेक्ट करने का। एब्जॉर्ब करने के केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तो यहां आ जाएगा I0 डिवाइडेड बाय C, और कितना परसेंट हुआ इसका, 20%, तो यहां आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। कोस थीटा ये हो जाएगा 1, क्योंकि लाइट जो है वो नॉर्मल इंसिडेंट किया, ऐसा क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। प्लस में
अगर देखिए प्लस यहां पर नहीं लेते हैं तो यहां पर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, माइनस नहीं लेना है, क्योंकि देखिए लाइट जो है इंसिडेंट हुई और वापस रिफ्लेक्ट हुई तो डायरेक्शन तो चेंज हुआ ना, डायरेक्शन चेंज हुआ तो क्या होगा, रेडिएशन प्रेशर, अगर हम नेट रेडिएशन प्रेशर निकाले वहां पर ऑन द सरफेस तो वो होगा वैसे वो P1 माइनस P2, लेकिन क्योंकि रिफ्लेक्ट किया तो P1 माइनस ऑफ माइनस P2 हो जाएगा P1 प्लस में P2। तो यहां पर आ जाएगा नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन कितना हुआ, 80% हुआ, रिफ्लेक्शन कितना हुआ, 80% हुआ। तो यहां पर आ जाएगा रिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूला 2I0 डिवाइडेड बाय C, और ये 1 हो जाएगा और इसका 80%, तो 80 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। सो यहां से आ जाएगा 0.2, ठीक है, 0.2 और I0 बाय C प्लस में ट्वाइस ऑफ, ये आ जाएगा 1.6 हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा I0 डिवाइडेड बाय C, और यहां से I0 बाय C अगर मैं कॉमन ले लेता हूं देन आई एम गेटिंग 0.2 प्लस 1.6 दैट मीन्स 1.8। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा यहां पर 1.8। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे बेस्ड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पावर, रेडिएशन प्रेशर और पॉइंटिंग वेक्टर से। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं यहां पर मैक्सवेल इक्वेशंस। देखिए मैक्सवेल इक्वेशन डिस्कस करते हैं। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वेक्टर पोटेंशियल और स्केलर पोटेंशियल, इनके बीच सबके बीच में रिलेशन देखेंगे। ठीक है, एक एक करके। सबसे पहले बात करता हूं डेल क्रॉस ई की वैल्यू, डेल डॉट ई की वैल्यू, डेल डॉट बी की वैल्यू और डेल क्रॉस बी की वैल्यू। सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, दैट मीन्स डाइवर्जेंस और कर्ल। ठीक है, सबसे पहले कर्ल फाइंड आउट करते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम फाइंड आउट करें कर्ल क्या होगा, तो ये इसका वैल्यू आता है 0 अगर चार्ज जो है आप मान के चल रहे हैं वो रेस्ट पर है तो। ठीक है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है उस केस में हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 0। इन दैट केस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, कंजर्वेटिव है दैट मीन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ थ्रू विच द चार्ज विल बी टेकन। ठीक है, टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, तो यहां पर इसकी वैल्यू अगर हम बात करें टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में तो उसकी वैल्यू आती है माइनस का डेल बी बाय डेल टी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डेल डॉट ई, इसकी वैल्यू होती है माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जिसे हम आल्सो कहते हैं पॉइजन इक्वेशन। यहां पर रो जो है वो कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है या गिवन है और मुझे फाइंड आउट करना होता है कि रो की क्या वैल्यू होगी, या उल्टा केस भी हो सकता है, रो आपको गिवन हो और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड आउट करनी है, तो फिर इस रिलेशन को यूज किया जाता है। ठीक है, रो यहां पर क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है। डेल डॉट बी ये 0 होता है हमेशा, क्योंकि इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो सोलेनॉइडल इन नेचर है। सोलेनॉइडल का मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। आप देखते हैं किसी भी एक मैग्नेट के अंदर मोनोपोल नहीं होता है, एक नॉर्थ पोल होगा तो एक साउथ पोल जरूर होगा। ठीक है, दैट मींस टू पोल्स को एग्जिस्ट ईच अदर इन केस ऑफ ए मैग्नेट। ऐसा नहीं है जैसे चार्ज के अंदर होता है। चार्ज के केस में अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर हम 0 मान के चल लेते हैं, इन दैट केस ये भी क्या हो जाएगा, सोलेनॉइडल हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, इन जनरल यहां पर ये आप देख सकते हैं 0 नहीं है, लेकिन केस बना सकते हैं आप। ठीक है, और उस केस को कहा जाता है लैप्लेस इक्वेशन। ठीक है, जहां पर होता है डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने यूज कर दिया e इज इक्वल टू माइनस का डेल v, द रिलेशन बिटवीन दी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डेल क्रॉस b, इसकी जो वैल्यू होगी वो है म्यू नॉट और जे सी प्लस में जे डी। ये यहां पर कंडक्शन करंट है जिसकी वैल्यू होती है सिग्मा ई। यहां पर ये है डिस्प्लेसमेंट करंट जिसकी वैल्यू होती है डेल डी बाई डेल टी। यहां पर डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और इसकी वैल्यू हो जाएगी अपसाइलेंट डेल ई बाय डेल टी। ठीक है, तो ये दोनों आपने याद रखना है। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले और हैं, जैसे अगर मुझे वेक्टर पोटेंशियल दे दिया और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करवा ले तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, B इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए हम यूज करेंगे। B इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए, दिस इज द रिलेशन बिटवीन दी वेक्टर पोटेंशियल एंड मैग्नेटिक फील्ड। बट इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट इज गिवन दैट A इज इक्वल टू हाफ ऑफ B क्रॉस R। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला भी। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के केस में आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। फिर इसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर पोटेंशियल के केस में, तो उसमें रिलेशन होता है E इज इक्वल टू माइनस का डेल ए बाई डेल टी। ठीक है, और E इज इक्वल टू माइनस का डेल फाई, ये रिलेशन होता है स्केलर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का। इस तरीके से रिलेशन हमने फाइंड आउट किया। चलिए इससे बेस्ड हम इक्वेशन देखते हैं। देखिए एक चीज और यहां पर मैं डिस्कस करना भूल गया, कूलाम्ब गोज। देखिए कूलाम्ब गोज से बेस्ड जो है 2 या 3 बार गेट में क्वेश्चन आ चुका है, और सिंपली ये है कि वेक्टर पोटेंशियल ए दे देता है, तो कूलाम्ब गोज कंडीशन में मान लीजिए किसी भी एक कांस्टेंट की वैल्यू आपसे फाइंड आउट कर लेता है कि अल्फा की क्या वैल्यू है सच दैट कूलाम्ब गोज जो है कंडीशन सेटिस्फाई करता है वेक्टर पोटेंशियल, तो उस केस में आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे डेल डॉट ए इज इक्वल टू 0। ठीक है,
डाइवर्जेंस वाली कंडीशन यहां पर आप फुलफिल करेंगे, इसकी वैल्यू 0 आती है, दैट मीन सोलेनोइडल इन नेचर। ठीक है, तो डेल डॉट ए इज इक्वल टू 0, कुलाम्ब-गोज कंडीशन, याद रखिएगा इसको, कुलाम्ब-गोज कंडीशन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या है, देखिए वैसे तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में तो हर कोई यूज कर लेगा फॉर्मूला, पर हम डिस्कस करते हैं यहां पर कि अगर ए गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड आपने फाइंड आउट करना है इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स या सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो फिर थोड़ा टफ पड़ेगा आपके लिए। तो यहां पर वेक्टर पोटेंशियल मान लीजिए गिवन है अल्फा, सिंपल ले लेते हैं कोई, अल्फा आर साइन थीटा और फाई कैप, ये ले लीजिए। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है कि क्या आएगा इसका। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां पर देखिए B इज इक्वल टू क्या होता है, डेल क्रॉस ए होगा। अब यहां पर देखें तो कौन सा यूज किया, आर थीटा फाई, दैट मींस यहां पर क्या यूज किया, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसलिए यहां पर देखिए स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स नहीं, ऑर्थोगोनल कर्विलियन कोऑर्डिनेट्स में ही हम डिस्कस कर लेते हैं कि कर्ल का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, मतलब जनरल फॉर्मूला क्या है। उस केस में जनरल फॉर्मूला होता है 1/H1 H2 H3, और यहां पर होगा H1 E1 कैप, H2 E2 कैप, H3 E3 कैप। यहां पर H1 H2 H3 स्केल फैक्टर्स हैं जिनकी वैल्यूज मैंने आपको बताया था टेंसर्स वाले लेक्चर में, √G11, √G22, √G33। ठीक है, यानी कि मैट्रिक टेंसर जो हम बात करते हैं, वो जो मैट्रिक्स हम फॉर्म करते हैं उस केस में डायगोनल एलिमेंट्स जो आते हैं उनका स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो हमारे केस में आते हैं स्केल फैक्टर्स। ठीक है, आप वो वीडियो लेक्चर देख भी सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर E1 कैप, E2 कैप और E3 कैप ये यूनिट वेक्टर्स है, कोरस्पॉन्ड टू दैट ऑर्थोगोनल कर्विलेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इसके बाद यहां पर आ जाएगा डेल बाय डेल U, डेल बाय डेल V और डेल बाय डेल W। ठीक है, ये ऑर्थोगोनल कर्विलेंट कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, UVW, और ये यूनिट वेक्टर से कोरस्पॉन्डिंगली यहां पर आ जाएगा H1 F1, H2 F2 और H3 F3। ठीक है, ये आ जाएंगे, ये कंपोनेंट्स हैं आर कैप के, थीटा कैप के, फाई कैप के इन केस ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। यहां पर स्केल फैक्टर्स जो होते हैं इसमें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में इनकी वैल्यूज होती हैं 1 R साइन थीटा। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू आती है 1 R1। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में 1 इंटू R साइन थीटा, तो 1 डिवाइडेड बाय R² साइन थीटा, ये आ जाएगा यहां से। ठीक है, मॉडुलस यहां से आ जाएगा E1 कैप। ठीक है, E1 कैप यहां पर आ जाएगा R E2 कैप, और यहां आ जाएगा R साइन थीटा, और यहां आ जाएगा E3 कैप। ठीक है, सिंपली आप ER कैप, E थीटा कैप और E फाई कैप भी डिनोट कर सकते हैं। डेल बाय डेल U, दैट मीन्स डेल बाय डेल R, डेल बाय डेल थीटा, डेल बाय डेल फाई। ठीक है, और यहां पर ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई विद F1, ये तो 0 गिवन है, R कैप का तो यहां पर कंपोनेंट ही नहीं है। ठीक है, तो 0 आ जाएगा, थीटा कैप का भी नहीं, 0 आ जाएगा, फाई कैप का है अल्फा R साइन थीटा, और H3 की वैल्यू भी होती है R साइन थीटा, तो ऐसे आ जाएगा R² साइन स्क्वायर थीटा, तो अल्फा R² साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर मैंने लगा दिया यहां पर डिटरमिनेंट। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहां से आ जाएगा 1/R² साइन थीटा। ठीक है, सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूं E1 कैप का यहां पर मल्टीप्लिकेशन। E1 कैप में देखें ये हो जाएगा यहां पर थीटा के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहां से अल्फा R² और 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का कोस थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा, माइनस में 0 हो जाएगा यहां पर। फिर इसके बाद में ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा माइनस में REZ कैप। ठीक है, और ये आ जाएगा यहां से अल्फा साइन स्क्वायर थीटा और R² का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू R हो जाएगा 2R। ठीक है, और बाकी सब टर्म्स जो है वो 0 होने लग रहे हैं यहां पर, इसी को हमने सॉल्व करना है। देखिए R² साइन थीटा यहां से कॉमन आने लग रहा है दोनों टर्म्स में से, तो कितना आ जाएगा 1/R² साइन थीटा, और यहां से हम कॉमन ले लेते हैं R² साइन थीटा। अब कितना आ गया यहां से, ये आ जाएगा 2 अल्फा कोस थीटा। ठीक है, 2 अल्फा कोस थीटा और E1 कैप। ठीक है, माइनस में यहां से आ जाएगा R² साइन थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 अल्फा साइन थीटा और EZ कैप, या ले सकते हैं E3 कैप। ठीक है, ये आ जाएगा यहां से, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका केस में मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो देखिए 2 अल्फा तो दोनों से कॉमन आने लग रहा है, और यहां पर आ जाएगा √ कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 2 अल्फा। ठीक है, तो ये हमारे केस में आ गया मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। चलिए अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बाउंड्री कंडीशंस। देखिए बाउंड्री कंडीशंस अगर हम बात करें, बाउंड्री कंडीशंस,
तो यहाँ पर 4 बाउंड्री कंडीशंस जो है वो इंपॉर्टेंट है, या हम कहें 2 बाउंड्री कंडीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी की और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की। ठीक है, दोनों के इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं E1t इज इक्वल टू E2t, यानी कि टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कंटिन्यूस होता है। इसी तरीके से D1t, देखो D इज इक्वल टू एप्सिलॉन t होता है ना, तो यहाँ जाएगा D की वैल्यू, सॉरी E की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से D बाय एप्सिलॉन, तो D1t डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 1, ठीक है, एप्सिलॉन 1, और यहाँ से आ जाएगा D2t डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 2। ये डिसकंटिन्यूस है, देख रहे हैं आप यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा E2n माइनस E1n दिस इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी 0 मान करके चलूँ तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने केस लिया है, केस। ठीक है, सिमिलरली D2n माइनस में D1n, ये नॉर्मल कंपोनेंट्स हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के, इसके लिए होती है रो। ठीक है, और ये भी क्या है, रो s, ये यहाँ पे है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये भी इसको मैं 0 मान करके चलूँ तो फिर, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब कि यहाँ पर सरफेस जो है उसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो उस केस में 0 हम मान के चल रहे हैं, केस है। ठीक है, तो हमारे केस में क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बेस्ड जैसे क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए इस टाइप से, हमारे केस में E1 है, ये E2 है। ठीक है, परमिटिविटीज गिवन है दोनों मीडियम्स की, ये मीडियम नंबर 1 है, ये मीडियम नंबर 2 है। ये मान लीजिए कोई लाइट आती है इस तरीके से और इंसिडेंट होकर कैसे चली जाती है, ये θ1 एंगल विद द नॉर्मल, ये इस तरीके से, ये। ठीक है, नॉर्मल के साथ में हमने एंगल माने हैं θ1 और θ2। ठीक है, तो इस केस में हम अगर फाइंड आउट करें व्हाट इज द कंडीशन हियर, तो कंडीशन हम फाइंड आउट करें तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए इस तरीके से वेव जाने लग रही है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाली कंडीशन लगा लीजिए या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाली, आंसर जो है वो सेम आने वाला है। जैसे मान लीजिए हम ये वाली कंडीशन लगाते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाली, तो कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पर कोई सरफेस चार्ज डेंसिटी तो मौजूद है नहीं, इसलिए यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, और D1n दिस इज इक्वल टू D2n, और ये से दैट यहाँ से आ जाएगा D1 cos θ1, नॉर्मल कंपोनेंट है ना, तो cos θ1 नॉर्मल के साथ बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा D1 cos θ1 दिस इज इक्वल टू D2 cos θ2। ठीक है, ये वाला अगर हम देखें तो यहाँ से आ जाएगा D1t, तो यहाँ आ जाएगा D1 sin θ1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 1। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा इज इक्वल टू D2 और sin θ2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 2। दोनों को आप डिवाइड कर लीजिए तो आपके केस में मिल जाएगा यहाँ से, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, दोनों को आप डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा कोट θ1, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा यहाँ से, एक मिनट के, कोस θ1 डिवाइडेड बाय, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन 1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2, और यहाँ से आ जाएगा कोट θ2। तो ये हमारे केस में रिलेशन निकल गया। इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन जो है कीजिए। मैंने क्वेश्चन आपको गेट का करवा भी रखा है। ठीक है, प्रॉब्लम से जो है प्रॉब्लम डिस्कशन इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेस्ड अपॉन द बाउंड्री कंडीशन, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट पोलराइजेशन पर। ठीक है, पोलराइजेशन जो है उसमें भी मैंने आपको लेक्चर जो है प्रोवाइड करवा रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के IIT जैम जो है उसमें आप जाइएगा और वहां पर आप सर्च कीजिएगा। वहां पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कि जो पोलराइज्ड है लाइट, ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 पोलराइड्स में से पास किया लाइट, तो यहाँ पर मैल्यूस लॉ से बेस्ड जो है कई बार क्वेश्चन आ जाता है देखने को, तो यहाँ पर आप इससे बेस्ड भी कर सकते हैं। 3 पोलराइज से बेस्ड जो है आता है कि इंटेंसिटी जो है वो कितना दिखेगा आपको इन टर्म्स ऑफ आई नोड। I node is the intensity of the unpolarized light wave which is incident on this first polaroid। ठीक है, इसके अलावा मैंने लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड इलेक्ट्रिकल पोलराइज्ड लाइट जो है उसमें पहचानने का तरीका भी बता रखा है। ठीक है, उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है। ये बताइए ये वाली लाइट जो है वो राइट हैंडेड है या फिर लेफ्ट हैंडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं IIT जैम वाले में। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने डिस्कस नहीं किया है वो ये चीज है यहाँ पर कि मैंने रिटार्डेशन प्लेट्स डिस्कस नहीं करी। रिटार्डेशन प्लेट्स वो मैं डिस्कस कर देता हूं कि रिटार्डेशन प्लेट्स जो है उनसे पास करने के बाद लाइट जो है आपको इमर्जेंट लाइट रे है वो कैसे दिखेगी। देखिए, रिटार्डेशन प्लेट्स 2 तरीके की होती हैं, अलग से फेज इंट्रोड्यूस करती हैं, आपको पता है। एक है क्वार्टर वेव प्लेट, एक है हाफ वेव प्लेट। ठीक है, क्वार्टर वेव प्लेट जैसे λ/4 का पाथ डिफरेंस और यू से दैट और π/2 का फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस करती है। ठीक है, इन बिटवीन ओ रे और ई रे। ठीक है, यहां पर हाफ वेव प्लेट है, यहां पर होता है λ/2 का और यू से दैट पाई का यहां पर फेज डिफरेंस देखने को मिलता है। अब इन दोनों केस में हम डिस्कस करते हैं। जैसे क्वार्टर वेव प्लेट है, ठीक है, तो कुछ चीजें आप याद रखिएगा। जैसे ये क्वार्टर वेव प्लेट है और मैंने यहां पर लीनियरली पोलराइज्ड वेव जो है वो लीनियरली पोलराइज्ड वेव यहां पर मैंने क्या करवाया, इंसिडेंट करवाया। ठीक है, तो जो इमर्जेंट रे होगी वो किस टाइप की होगी, ये डिपेंड करता है कि व्हाट इज द एंगल
ध्यान रखिएगा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ऑप्टिक एक्सिस एंड इंसिडेंट वेव। ऑप्टिक एक्सिस एक ऐसी एक्सिस होती है डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स में जिसके अलोंग डबल रिफ्रैक्शन होता ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्टिक एक्सिस और इंसिडेंट वेव के बीच का एंगल बताने लग रहा हूं। अगर वो एंगल होता है 45 डिग्री या 135 डिग्री, तो ध्यान रखिएगा आपके केस में आता है सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट, सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहां से। अगर थीटा 0 डिग्री है, 90 डिग्री इस तरीके से है, तो फिर उस केस में आता है लीनियरली पोलराइज्ड लाइट ही हमें वापस से मिल जाती है, ठीक है। अगर आपके केस में एंगल्स इनके अलावा है, यानी कि 0 डिग्री भी नहीं है, 90 डिग्री भी नहीं है, 45 भी नहीं है, 135 भी नहीं है, इन अदर केसेस, तो हमें मिलता है थीटा डज नॉट इक्वल टू 0, 90, 45, 135, तो हमें मिलता है यहां पर इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। रिवर्स केस अगर आप करेंगे, जैसे मान लीजिए सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट जो है आप इंसिडेंट करवाते हैं नॉर्मली ऑन दिस क्वार्टर वेव प्लेट, ठीक है, तो हमारे केस में जो लाइट वेव इमर्ज करेगी वो हमारे केस में होगी लीनियरली पोलराइज्ड वेव। ये उल्टा केस हो गया, लीनियरली पोलराइज्ड वेव। तो आपने ये केसेस याद रखने क्वार्टर वेव प्लेट जो है, क्योंकि क्वार्टर वेव प्लेट π/2 का फेज डिफरेंस अलग से इंट्रोड्यूस कर देती है, इसलिए ऐसा देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हाफ वेव प्लेट। हाफ वेव प्लेट में अगर आप लीनियरली पोलराइज्ड लाइट वेव को इंसिडेंट करवाते हैं तो हमें लीनियरली पोलराइज्ड लाइट वेव ही मिलती है, पर डिफरेंस यहां पर यह है कि अगर इंसिडेंट वेव ऑप्टिक एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रही है तो इमर्जेंट रे ऑप्टिक एक्सिस के साथ में 2 थीटा एंगल बनाएगा। ये इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है। इसका आप यूज करेंगे लॉरेंट हाफ शेड पोलरीमीटर के अंदर, ठीक है, जब उसका वर्किंग पढ़ते हैं तब उस टाइम काम आता है ये, ठीक है। इसके अलावा अगर आप सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट मान लीजिए इंसिडेंट करवा रहे हैं हाफ वेव प्लेट पर, तो डिपेंड करता है कि लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड है। अगर लेफ्ट हैंडेड है तो आपको उधर की साइड में इमर्जेंट रे में मिलती है राइट हैंडेड, अगर राइट हैंडेड इंसिडेंट करवा रहे हैं तो क्या मिलती है, लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंडेड यहां पर राइट हैंडेड हो जाती है और राइट हैंडेड हो जाती है, और राइट हैंडेड जो है वो क्या हो जाती है, लेफ्ट हैंडेड हो जाती है। ये क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट से इमर्ज होने वाली रेज जो है उनको आपको याद रखना है। अगर इंसिडेंट वेव अगर आप जो है इंसिडेंट करवाने लग रहे हैं अलग अलग टाइप्स की, तो कौन सी रे जो है वो इमर्ज होती है, इसको आप याद रखिएगा। सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज के लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।